दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे चेहरे से जो ना कभी शोर मचाते हैं, ना विवादों में रहते हैं, बल्कि अपने कामकाज और सादगी से लोगों को दिलों में जगह बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता, बाराबंकी के जैतपुर से विधायक श्री गौरव रावत जी। राजनीति में जहां लोगों की छवि दागदार होती है, वहीं गौरव रावत के ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। आइए देखते हैं गौरव रावत से हुई खास बातचीत। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस एपिसोड में। जी थैंक यू विकास जी। जी, तो सर सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमें बताएं कि राजनीति में आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली। विकास जी, मैं जब पढ़ाई कर रहा था जी लखनऊ में रह के, तो उस टाइम होता क्या कि हम लोग नौजवान थे, तमाम हमारे दोस्त थे। जी वही 2004 और 5 का दौर था। फिर मैं लखनऊ गया पढ़ने के लिए। जी उसके बाद में पढ़ाई के दौरान ही कई हमारे जो इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति में थे, पवन पांडे जी। जी जी तो वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जो अध्यक्ष का होता है विश्वविद्यालय का। जी जी तो हम लोग भी मैंने सोचा कि इन्हीं का समर्थन किया जाए, इनको लड़ाया जाए। हम लोग लगे हुए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, और विश्वविद्यालय के जो भी छात्र संघ के चुनाव थे वो कैंसिल हो गए। जी तो फिर वो जब चुनाव खत्म हो गया, किसी सरकार के द्वारा निरस्त करा दिए गए सारे विश्वविद्यालय के चुनाव। लेकिन जो हमारा लोगों का, जो हमारी टीम थी, पूरे जो हमारे जितने फ्रेंड सर्किल था, सब लोगों के मन में कहीं ना कहीं मन रहता था कि हम लोग किसी के लिए मदद कर पाए। उस टाइम तक ये नहीं सोचा गया था कि हम लोग इस तरीके की सक्रिय राजनीति में आएंगे, या चुनाव लड़ेंगे, या विधायक बनेंगे, या सांसद का चुनाव लड़ेंगे, ये सोचा भी नहीं था। लेकिन कहते नहीं कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं सोच के रखा है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। तो धीरे धीरे करके फिर मैं 2009 में ये चलता रहा रूटीन जी। और 2009 में मैंने समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता ली लखनऊ में जी। और मैं SC/ST का जो प्रकोष्ठ है उसमें मैंने सदस्यता ली, उसमें पदाधिकारी बना जी। और मैंने धीरे धीरे करके काम शुरू किया। फिर 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, और आदरणीय हमारे जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस टाइम जी, वो उत्तर प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में आती है। तो उस टाइम मैंने प्रकोष्ठ जो होता है SC/ST का, समाजवादी पार्टी का एक प्रकोष्ठ है जो संगठन है, उस पे मैंने एज ए सदस्य कार्यकारिणी प्रदेश के रूप में मैंने, जो मुझे नियुक्ति पत्र दिया गया, हमारे उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे सुभाष पासी जी, वो सैदपुर गाजीपुर से विधायक थे जी। उनके संगठन में मैंने काम किया, और मुझे फिर तुरंत 2-3-4 महीने बाद मेरी कार्यशैली को देखते हुए मुझे प्रदेश कार्यकारिणी में सचिव का पद दिया गया। फिर मुझे फैजाबाद मंडल उस टाइम था जी, उसका मुझे प्रभारी बनाया गया एज ए संगठन। SC/ST का जो भी संगठन होता है, 5 जनपद देखने के लिए जी। हाँ, मैंने उस पे काम किया। फिर लखनऊ मंडल का प्रभार मिला, मैंने काम किया। उस टाइम उत्तर प्रदेश में सरकार भी थी समाजवादी पार्टी की जी। हाँ। और क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्किल था, सब लोग कहीं ना कहीं, जो हमारा जो फ्रेंड सर्किल था उसमें जितनी भी टीम मेरी थी, सब कहीं ना कहीं चाहते थे कि लोगों की मदद कैसे की जाए। तो उसकी वजह से मुझे भी, हमारे दोस्तों का भी बहुत सहयोग मिला। बिल्कुल सर। और मैं काफी मेहनत करके मैंने जो संगठन था SC/ST का, उसमें बहुत बेहतर काम किया, और जो हमारे जनपद मुझे मिले थे, मैंने उस पर बेहतर काम किया। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों के मन में विचार आया, क्योंकि मैं बाराबंकी का रहने वाला, मूलतः मेरा गाँव देवा ब्लॉक में पड़ता है, शाहपुर ग्राम पंचायत है जी सर। तो लोकसभा 2019 का चुनाव आने वाला था, आम चुनाव। तो कहीं ना कहीं हमारे सब लोगों के, दोस्तों के मन में, और मैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उस टाइम थे आदरणीय नरोत्तम पटेल जी, जो इस समय MP है फतेहपुर से, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उनके मैं करीब, ज्यादातर मैं उनके संपर्क में रहता था, आना जाना। तो उनके भी सहयोग से मैं प्रदेश के कई जनपदों में जाया करता था उनके साथ में। तो मैंने भी विचार किया, क्यों ना हम बाराबंकी जनपद की जो लोकसभा की सीट है उस पर काम करें। हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं जो है आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और मैं कैंडिडेट बना दिया जाऊं। लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय मैं उस मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन मैं लगा रहा। जब 2019 का जब लोकसभा का टिकट होता है, आदरणीय हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं राम सागर रावत जी, जो पूर्व सांसद है, उनको टिकट होता है। मुझे डेट याद है, 15 मार्च 2019 को जी। तो बहुत लोग, क्यों हमारे समर्थक, बहुत लोगों का मन था कि मुझे टिकट मिले, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि बाबूजी हमारे जो स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, वो भी थे,
और कई लोगों की सहमति बनी कि क्योंकि सीनियर नेता हैं आदरणीय रामसागर रावत जी, जी उनको टिकट हो गया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का भी गठबंधन था उस समय, जी हाँ सपा और बसपा का गठबंधन, जो 2019 का जो आम चुनाव लड़ा गया। जी तो उसमें पार्टी के नेताओं ने तमाम निर्णय लिया कि हम अभी जूनियर भी शायद अनुभव नहीं कोई चुनाव लड़ने का, जी तो मुझे चुनाव में ना कैंडिडेट बना के आदरणीय रामसागर रावत जी को कैंडिडेट बनाया गया। तो मुझसे बहुत लोगों ने कहा नहीं आप जैतपुर जाइए, सुरक्षित सीट है। तो मैंने कहा 22 का चुनाव भी बहुत दिन है, मैं क्या करने 19 जाऊं। से तो 22 मैंने तक कहा मैं लंबा सदर समय का रहने वाला हूं और कुर्सी विधानसभा, 2 विधानसभा मैंने कहा मैं काम करूंगा। तो होता नहीं कि जो कैंडिडेट या जो टिकट मांग रहा होता, तो जो कैंडिडेट घोषित हो जाता है वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे चुनाव को प्रभावित करे या मदद ना करे। जी जी तो आदरणीय रामसागर रावत जी बार बार मुझे फोन कर रहे थे। मैंने कहा बाबूजी, मैंने कहा सांसद जी आप अपना चुनाव देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं आपको जितनी मदद कर पाऊंगा करूंगा। जी खैर मैंने मदद करी, मेहनत किया, लेकिन रिजल्ट हमारी पार्टी और हमारे जो कैंडिडेट थे उनके समर्थन में या उनके पक्ष में नहीं आया। लेकिन हुआ क्या, उस समय जो जैतपुर के विधायक थे माननीय उपेंद्र सिंह रावत जी, उनको टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी से, वो विधायक बन सॉरी एमपी बन सांसद बन जाते, गए। सांसद बन गए, तो वो सीट खाली हो गई। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन जब वो सांसद बन गए तो सीट जैतपुर की खाली हो गई। तो हमारे तमाम जिले के नेता हैं और हमारे जो सहयोगी लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करते उपचुनाव होने वाला, अब आप ऐसा करिए जैतपुर जाइए और लोगों से मिलिए, और जिस तरह आप लोकसभा की तैयारी करें तो उसी तरीके से। मैंने कहा अब मैं जब तक अखिलेश जी का आशीर्वाद या टिकट नहीं मिल जाएगा, मैं एज ए कैंडिडेट में नहीं जाऊंगा क्षेत्र में, या जी एज ए जो होता है ना कि जब आवेदक होता है जी जी कि टिकटार्थी होता है। तो मैंने कहा कि इस तरह थोड़ा से मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे अब मायूसी हाथ लगे। अगर आदरणीय अखिलेश जी का आशीर्वाद मिलेगा, जो हमारे जिले के सीनियर लीडर्स हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा तब। लेकिन खैर सौभाग्य समझ लीजिए या राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद समझ लीजिए, और बाबूजी उस समय जिंदा थे हमारे स्वर्गीय बेनी प्रसाद जी वर्मा हाँ जी, उनके आशीर्वाद से, और हमारे जो इस समय विधायक हैं फरीद महमूद किदवई साहब, जी जी पूर्ण मंत्री। उनका भी कहीं न कहीं सहयोग रहा। और अखिलेश जी के जब होता नहीं कि जब कोई इस तरह चुनाव लड़ना होता, जिले के सभी लीडर्स का सुझाव आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांगा, तो कहीं न कहीं ज्यादातर नेताओं ने मेरे नाम पे सहमति जताई कि ये नौजवान लड़का है और ये बेहतर चुनाव लड़ सकता है। तो मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट थे। इस समय जो माननीय सांसद हैं बाराबंकी, वो कांग्रेस से कैंडिडेट थे माननीय तनिष पुनिया जी, तनिष पूनिया जी और भारतीय जनता पार्टी से थे अमरीश रावत जी। जी लेकिन सरकार से चुनाव लड़ना बहुत आसान जी नहीं हाँ माना जी जाता है, तो कहीं न कहीं लोगों के मन में था कि अरे ये तो चुनाव सरकार का होता है। लेकिन जैतपुर की सम्मानित जनता, और क्योंकि ये जो क्षेत्र है बाबूजी स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का जी कार्य जी क्षेत्र रहा है, और फरीद महमूद किदवई साहब जो इस समय हमारे पूर्व रामनगर मंत्री। के विधायक है, पूर्व मंत्री, जी उनका घर भी है उस विधानसभा में, मसौली का घर है, अच्छा और उनका भी सहयोग आशीर्वाद मिला। और हमारे जो मैं इस समय जिनके नेतृत्व में राजनीति कर रहा हूँ, बड़े भाई आदरणीय राकेश वर्मा जी, जो पूर्व मंत्री बाबूजी के बेटे हैं, जी हाँ उनका आशीर्वाद है जो बड़े भाई के नाते मुझे मिला। और जैतपुर का जो उपचुनाव था, मैं यही कहूंगा कि वो समझ लीजिए कई लोगों का आशीर्वाद, कई लोगों की दुआओं की बदौलत, और कोई भी बड़ी मीटिंग नहीं हुई। जबकि उस चुनाव में, उपचुनाव में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका 2 बार चुनाव प्रचार हुआ, जी 2 बार उनका कार्यक्रम लगा, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे अपना पड़ाव डाले हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जैतपुर की जो सम्मानित जनता ने, बाबूजी के जो सोच थी, जो उनका कार्य उनका क्षेत्र में था, उसकी बदौलत, और जो हमारे तमाम जो लीडर्स हैं जी उनकी बदौलत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संगठन के जितने भी लोग थे, अध्यक्ष से लेकर जितने भी, सब लोगों के सहयोग से मैं उपचुनाव 2019 का 24 अक्टूबर 2019 को मुझे सफलता मिली और मैं उस क्षेत्र का विधायक बना। जी 2019 के उपचुनाव में आप पहली बार विधानसभा गए जी दोबारा आपको 2022 में फिर से समाजवादी पार्टी ने विश्वास करके मौका दिया। 2022 में भी आप जयपुर की सीट से विधायक हैं। विधायक जी लंबा समय हो गया है, कहीं ना कहीं दोबारा आप, वो तो अल्पकालीन आपका वो था, लेकिन दोबारा आप विधानसभा में गए हैं 2022 के चुनाव में चुन के। क्या राजनीतिक अनुभव रहा एक विधायक के तौर पर, कितना अनुभव रहा, क्या से? देखिए, मैं जब उपचुनाव से शुरू करता हूँ, जब मैं 2019 का उपचुनाव जीता जी 24 अक्टूबर 2019 को मुझे रिजल्ट मिलता है जी और उसके बाद 22 मार्च 2020 को कोरोना काल शुरू हो जाता है, अगर आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल सर। वो अनुभव बहुत ही बुरा भयावह था और शायद
हिंदुस्तानी दुनिया के इतिहास में ऐसी कष्टकारी घड़ी, ऐसा कोई वक्त किसी ने भी नहीं देखा होगा। वो क्योंकि मेरे लिए इसलिए भी बहुत ही भयावह था, बहुत ही कष्टकारी था, क्योंकि मैं विधायक था लेकिन विपक्ष का विधायक था। कहीं ना कहीं मन में थी कि मैं कुछ काम करूं, लेकिन तमाम क्योंकि सरकार ने ऐसी गाइडलाइनें जारी कर दी थी, हो नहीं पा रहा, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन खैर फिर जब 22 का चुनाव आता है, फिर मुझे पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा करके दोबारा पुनः मुझे कैंडिडेट बनाए, और मुझे फिर जैतपुर की सम्मानित जनता ने और तमाम हमारे जो पार्टी के बड़े और छोटे नेता थे, सबने मुझे अपना आशीर्वाद देके मुझे फिर से पुनः विधायक बनाया। लेकिन फिर यही मेरे मन में कसक रही कि मेरी सरकार नहीं बनी, और जब सरकार नहीं बनी तो कहीं ना कहीं विधायक निधि से बहुत बड़े विकास कार्य नहीं किए जा सकते हैं जी। मेरा चाहे कोई क्षेत्र का विधायक हो, हर विधायक का, हर नेता का मकसद होता है कि वो अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कैसे करे। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं, मेरे तमाम विपक्षी दल के तमाम विधायक हैं, माननीय सांसद है, मेरे अच्छे संबंध हैं हर माननीय विधायक का, हर माननीय सांसद का। और इवन चाहे वो प्रधान भी होता है, उसका मकसद होता है कि वो अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में कैसे मतलब तमाम प्रकार के विकास करे। मेरा भी वही मकसद है। लेकिन कहीं ना कहीं हम हो या चाहे हमारे विपक्ष जितने भी विधायक हो, सब अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ भेदभाव होता है, खास करके विकास कार्यों को लेकर। क्योंकि जो और तमाम मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तिगत व्यवहार से मैं अपने लोगों की तमाम थाना, पुलिस, तहसील में मदद तो करा ले जाता हूं, लेकिन जो विकास कार्य के लिए बजट चाहिए जी। और सरकार की एक पॉलिसी है कि विपक्ष के विधायकों, आप उत्तर प्रदेश का इतिहास उठा के देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए कि विपक्ष के विधायकों को कोई भी त्वरित में जो राज्यांश का होता है, तमाम और मद होते, उसमें कोई भी जो भागीदारी नहीं दी जा रही। इसलिए हम लोग जो अपने क्षेत्र के तमाम जो जरूरी काम है उनको नहीं करा पाने में समर्थ हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमारी पार्टी की भी सरकार आएगी, और जो हमारी जनता ने हमसे अपेक्षा की है उसको मैं जरूर पूरा करने का काम करूंगा। रही बात तमाम, मैं जब विधायक बना तो तमाम समस्याएं थी क्षेत्र में, खास करके जो हमारे क्षेत्र की प्रमुख रोड है जो बहुत ज्यादा जरूरत थी, खराब थी, उनको खैर में लग के, और PMGSY में वो थी, जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, उनको खैर मैं सफल रहा कराने में। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ जो हमें मदद मिली, कुछ न कुछ अच्छा बेहतर काम हो गया। रही बात इस टाइम जो सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र की है, वो बिजली कटौती को लेके है। क्योंकि इस समय जो बिजली जो हमारे लोगों के लिए, खास करके जो ह्यूमन बीइंग है, ये बिजली जो ऐसी समझ लिया रोजमर्रा की ऐसी जरूरत बन गई है कि शायद ऑक्सीजन के बाद दूसरी कोई अगर सबसे जरूरी चीज है तो बिजली है। और बिजली व्यवस्था आप खुद देख रहे होंगे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से, मैंने तो कई बार विधानसभा में क्वेश्चन किया कि खास करके मैं गांव में रहा हूं, ग्रामीण, आज भी मैं गांव में अपने रहता हूं जी, तो मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर बिजली की वास्तव में जरूरत है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हमारे तमाम गरीब बच्चे हैं जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है, तमाम इस तरह की सुविधाएं नहीं है जहां पे बैकअप की व्यवस्था हो, और सुबह शाम में बिजली कटौती होती है। और जो छात्र हैं, नौजवान, जो जिनको वास्तव में एजुकेशन की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है, तो बिना बिजली के वो तमाम चीजें उनको मदद नहीं मिल पाती है। तो मैंने सरकार से मांग करी कि कम से कम रोस्टर जो व्यवस्था है इसमें कहीं ना कहीं जो सुबह का टाइम है इसमें परिवर्तन किया जाए। आप देखिए, सुबह आप 7 बजे 6 बजे लाइट काट देते हो, शाम को आप 7 बजे तक लाइट नहीं देते हो, जबकि शाम को जरूरत होती है ना लाइट की, बिल्कुल सर, सुबह जरूरत होती है। तो ये दोनों जरूरत के टाइम में लाइट काटना, ये मैं कई बार मैंने सदन के माध्यम से, मैंने जो ऊर्जा विभाग के माननीय मंत्री जी हैं और तमाम जो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा कि जो उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बिजली की व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। क्योंकि तभी हमारा जो युवा है, नौजवान है, जो वास्तव में जिसको शिक्षा की जरूरत है, उसमें बहुत कारगर, बहुत मदद साबित होगी अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है। क्षेत्र के लिए विकास करना विधायक की बड़ी चुनौती होती है, खासकर आप कह रहे हैं जब आप विपक्ष के विधायक होते हैं, तो कितना कुछ बड़ा काम आप अपने जयपुर के लिए कर पाए हैं? मैं बड़े की बात क्या करूं, मेरा मकसद है कि मैं अपने क्षेत्र में कम से कम, क्योंकि मैं नौजवान हूं, मैं चाहता हूं कि जब कोई पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर। तो इसलिए मेरे क्षेत्र में मैं चाहता था कि कोई महिला डिग्री कॉलेज हो जाए, जी नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में, क्योंकि मेरा क्षेत्र है 4 ब्लॉक जी, बड़े ब्लॉक 76 ग्राम पंचायत का हरक, 56 ग्राम पंचायत का मसौली, लगभग 50 ग्राम पंचायत जो हमारे सिद्धौर ब्लॉक की है हमारे क्षेत्र में, और लगभग 11 ग्राम पंचायत है जो बंकी ब्लॉक की आती है जी। तो कुल मिला के 4 ब्लॉकों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं
जी। अब रही बात, जब तक किसी भी क्षेत्र की अगर एजुकेशन अच्छी हो जाए, किसी भी जिले की, किसी भी ब्लॉक की, किसी भी तहसील की, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के जो नौजवान, जो भारत का भविष्य है, उनके भविष्य में हमें चार चांद लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद जो स्वास्थ्य की समस्याएं, मैं अब मेरा अगर कार्रवाई उठा के देख लेंगे बिल्कुल सर। तो मैं बाराबंकी जनपद की बात करता हूँ, हमेशा बात करता हूँ। जी। और मैं कई कमेटियों में हूँ, विधानसभा की जो कमेटियां होती है अस्थायी और स्थायी, तो मैंने हर मीटिंग में मैं बात करता हूं कि बाराबंकी जनपद बहुत बड़ा क्षेत्रफल का जनपद है और इसमें जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज्यादा है। तो इसमें कहीं ना कहीं बाराबंकी जनपद में जो जिला मुख्यालय है, उसमें अगर अभी जरूरत पड़ जाए, किसी को अगर कोई मान के चलिए हेड इंजरी हो जाती है, या किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, या तमाम इस प्रकार की जो जिसमें जानलेवा बीमारियां हैं, उसके लिए कोई भी बाराबंकी जनपद का जो जिला मुख्यालय का हॉस्पिटल है, उस पर इस तरह की कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। मैंने कई बार मांग करी, लेकिन शायद वो बताते हैं, अधिकारियों का यही मानना है कि जनपद स्तर के जिला जो अस्पताल हैं, उन पे इस तरीके की व्यवस्था नियमों में नहीं होती है। अब आप बता दीजिए, बाराबंकी का जिला अस्पताल है, रेफरल सेंटर बन के रह गया। अब एक तो ये चीज मैं जो व्यवहारिकता में अभी मैं बात करूंगा, अगर बात होती है चिकित्सा शिक्षा विभाग से या स्वास्थ्य विभाग से, कि ये जो कभी मैं देखता हूँ कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो नियम में बना, पहले आप उस क्षेत्र का सीएससी को ले जाइए, जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वो उसके बाद रेफर करता है जिला मुख्यालय को, जिला मुख्यालय वाले फिर उसको हायर सेंटर को रेफर करते हैं। तो मैं ये मांग करूंगा आपके माध्यम से भी कि इस तरीके का अगर, क्योंकि देखने से लग जाता है किस पेशेंट को किस तरह के जो एक्सीडेंट होता है, पता चल जाएगा कि इसको हेड इंजरी है या किस तरह की इंजरी है, किस तरह की समस्या है, तो उसको सीधे हायर सेंटर को रेफर किया जाए। उससे जो गोल्डन आवर होता है, इलाज की भाषा में कहा जाता है, तो अगर बाराबंकी जनपद लगभग 22 किलोमीटर पे आपका लोहिया है, लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे हमारा जो केजीएमसी है, और इसी तरीके से एसजीपीजीआई है। तो अगर सीधे, अगर ना सीएससी और ना जिला अस्पताल लाने के, सीधे अगर वहां से घटना स्थल से सीधे उसको अगर हायर सेंटर को रेफर किया जाए, तो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा मदद मिलेगी। और तमाम हमारे जो इस तरह के जो पीड़ित होते हैं या जिनको एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जान बचाने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका लगातार दावा करते रहते कि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, अस्पताल से लेके सीएससी लेके हम बहुत कुछ आधुनिक कर रहे हैं। कहां तक उनके दावों को आप सही मानते हैं? आप भी हमारे पड़ोस के जनपद से, गोंडा से। जी सर। और मैं आप ही के जनपद की बात करूं, अभी मैं पिछले साल लोकसभा के चुनाव में गोंडा में था, और आपके जनपद का बर्न यूनिट में एक पेशेंट जला हुआ था, उसको देखने गया, तो बर्न यूनिट की दशा देख के मैं बहुत आहत हुआ। और मैंने, क्योंकि हमारे साथी और पार्टी के नेता सूरज सिंह जी भी साथ में थे, जी हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि, तो मुझे कष्ट हुआ, मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं जी, और वो व्यक्ति नहीं होते, वो व्यवस्था होते हैं, और ये संवैधानिक पद है। और इसी तरह हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा क्षेत्र का, बहुत बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व करता, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े बड़े महानगर हैं, और मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं हमारे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, कहीं ना कहीं हो सकता है उनका भी मकसद हो कि वो मदद करें, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी समझता हूं कि शायद उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है। और अभी जो आपने बात करी स्वास्थ्य की, मैं एक टॉपिक पे आता हूं जी। आप किसी भी सीएससी चले जाइए जी, क्योंकि सीएससी उस क्षेत्र का, उस ब्लॉक का, चाहे वो प्रसव पीड़ा से संबंधित महिला हो जी, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। आप किसी भी सीएससी उस पे चले जाइए, अल्ट्रासाउंड नहीं होगा आपको, ओटी टेक्नीशियन नहीं होगा जी, आपका अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन नहीं है। जब आप पोस्टें नहीं है, जब आपके पास कोई डॉक्टर ही नहीं, कोई सर्जन नहीं है, तो आप कैसे मदद कर रहे हो? इसी तरीके से आप जनपद के मुख्यालय पे चले जाइए, और सरकार जवाब के देती कि पीपी मॉडल पे, जो आपके, मैंने जब अभी क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा बाराबंकी जनपद में 2 मेडिकल कॉलेज हैं। अब आप बताइए, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसको आप अपना क्यों कह रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं सरकारी व्यवस्था मुझे मिले ना, क्योंकि मैं सरकार का अंग हूं जी। मैं किसी को, अगर मैं सोचता जिसपे मेरा हक है, वो मेरा सरकारी महकमा होगा। सरकार को चाहिए कि बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा 3 ऐसे मामले हैं, तो स्वास्थ्य उसमें इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट तो बहुत आता है, लेकिन खर्चा नहीं होता है। आप पिछला बजट उठा के देख लीजिए, हमारी पार्टी के नेताओं का यही तो मांग रहती है कि आप बजट को खर्च तो करिए, लेकिन
अब वो कहते हैं कि हमको डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं। अगर असलियत आप सुनेंगे, संविदा पे डॉक्टर रखते हैं। और आपको बता दूं, एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने में कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं किसी भी नौजवान को। बिल्कुल सर। और उसको एनआरएचएम के माध्यम से, एनएचएम के माध्यम से 3-3 महीने की संविदा पे आप नौकरी दे रहे हो। उस डिग्री का भी मजाक है, उस जो छात्र उसी योग्यता के भी मजाक है। कम से कम अगर आप संविदा पे या एनएचएम पे ठेके पे आप किसी को नौकरी पे रख रहे हो या उसको रोजगार पे रख रहे हो, उनकी सरकार की भाषा में क्या कहते हैं, मैं आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आप बताइए, जो एमबीबीएस करके आता है, कितनी महंगी शिक्षा है एमबीबीएस की। अगर वो करके आता है, उसको 3 महीने के लिए मैंने अभी क्वेश्चन किया है विधानसभा में, मैंने कहा कम से कम उसको 11 महीने के लिए तो भर्ती की जाए, क्योंकि वो डॉक्टर है और बहुत ही हमारे समाज में डॉक्टर को बहुत ही अच्छी नजर से, अच्छी सम्मान की नजर से देखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद सरकार की मंशा क्या, आप देख लीजिए, एनएचएम बता 3-3 महीने के लिए आप भर्ती कर रहे हो, तो जो 3 महीने के लिए होगा वो क्या काम करेगा, आप बता दीजिए। तो यही मेरी मांग भी आपके माध्यम से, इन तमाम जो मुद्दे हैं, और स्वास्थ्य मुद्दा ऐसा है स्वास्थ्य विभाग का कि उस पर जितना काम किया जाए उतना कम है। क्योंकि इस समय हम लोग जब बचपन में थे तो शायद आप या मैं, किसी के जीवन में शायद कोई हार्ट अटैक से मरता होगा, कैंसर से शायद ही कोई मरता होगा। लेकिन आज मैं तो विधायक, मैं रोज कम से कम 10 लोगों के इलाज के लिए मैं लिखता हूँ। औसत कम से कम हर महीने 20 लोगों का इलाज कर, मैं खास करके कैंसर पीड़ित और कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक या इस तरह के मतलब हार्ट से संबंधित बीमारियों का। अब आप बताइए, सरकार को इस पे निगाह नजर दौड़ानी चाहिए कि हमारे भारत देश में ही, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की समस्याओं का, इस तरह की बीमारियों का जो कहीं न कहीं क्यों हो रहा है, इसका कारण जानना चाहिए ना। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें, हमारे जो लोगों की, तमाम हमारे आपके बीच में तमाम लोग हैं, पता चलता है। कल तक अच्छे थे, अभी मैं आपको बात करूं, एक पूर्णमासी देहाती जी, पूर्व माननीय विधायक जी थे, जी कुशीनगर, 4 बार के विधायक, कुशीनगर। जिस दिन उनकी डेथ हुई उसके ठीक 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मुझे विधानसभा के जो हमारा पटल, जो हमारा कार्यालय विधानमंडल का, मुझे मिले, मैंने नमस्ते किया, क्योंकि सीनियर में उनको दादा कहता, मैंने दादा पढ़ा, बिल्कुल स्वस्थ थे, आए मेरे, मैं गए, अंदर गए, मुझे भी नहीं पता था कि वो 2 दिन बाद नहीं रहेंगे। जब मैं उनकी खबर देखता हूँ फेसबुक के माध्यम से, मुझे पता चलता है कि वो नहीं रहे। तो आप बताइए, जब इस तरह का भी हमारे जनपद के जिला जज थे, वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त थे, स्वस्थ थे, देखने से भी लग रहा था, लेकिन अचानक उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जा रही। जब इस तरह की तमाम समस्याएं हो रही हैं, आप बताइए कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए इस तरह के, क्या बता दीजिए, सरकार ने कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम तैयार किया कि इस तरह की जो बीमारियों पे कैसे रोकथाम लगे? कोई नहीं। मुझे जहां तक जानकारी, कोई ऐसा कैंसर की बीमारी हो गई, ये जानलेवा बीमारी, लाइलाज बीमारी, इनको आप समझ लीजिए। मुझे नहीं लगता कैंसर की बीमारी से बहुत कम मात्रा में, कम परसेंट में लोग ठीक हो रहे हैं। और कार्डियक अरेस्ट तो ऐसा हो रहा कि इलाज करने का मौका, डांस करते करते लोगों को डेथ हो जा रही। अभी आप बताइए, कहीं किसी प्रदेश का एक 20 साल की लड़की थी, और कोई प्रेजेंटेशन कर रही थी, बोल रही थी, वो गिरी, उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह की तमाम समस्या, मैं चाहता हूं सरकार इस तरीके की मुद्दों पे अपनी जो संवेदनशीलता दिखाते, संवेदनहीन ना बने और इस तरह के मुद्दों पे काम करे, क्योंकि सरकार का मकसद, सरकार की मंशा होनी चाहिए अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कैसे बेहतर तरीके से मदद हो पाए। विधायक जी, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कहीं ना कहीं समाजवाद की भावना से प्रेरित होकर आप राजनीति करते हैं। आज के समय में क्या वाकई में समाजवाद जिंदा है? कैसा लगता है? अब आपको मैं यही बता दूं, क्योंकि हमारे नेता, जो हमारी पार्टी के गार्जियन जी, संरक्षक, जो स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रहे, हमारी पार्टी के, हमारे जनपद के बड़े लीडर्स, और आपकी जनपद का प्रतिनिधित्व कर चुके स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा, जिनको हम लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं। जी। और इसी तरीके से तमाम ऐसे नेता हैं। जब नेताजी का उदय हुआ था तो उन्होंने तमाम, हर बिरादरी के, समाजवाद का मतलब ये होता है हर जात धर्म के लोगों को लेकर चल के साथ में जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना, यही तो समाजवाद का मकसद होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस समय आप एक चीज कभी देख लीजिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है 2014 के बाद से, अगर वास्तव में बहुत काबिल है या बहुत अच्छी सरकार चल रही है, तो ये बता दीजिए कि विभागों को बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं जी कि वो जवाब दे कि अगर वास्तव में उनकी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, तो जितने भी विभाग थे उनका प्राइवेट सेक्टर में क्यों विलय करते जा रहे हैं। आपको शायद जानकारी होगी, अभी बिजली विभाग ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है।
जी मध्यांचल और पश्चिमांचल शायद अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। जी और मुझे जहां तक जानकारी है, इसको आधिकारिक नहीं लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि जो मध्यांचल है ये क्योंकि काफी घाटे में, इसलिए कोई भी कंपनी इसको अभी तक होल्ड नहीं करना चाह रही है। जिस दिन ये घाटे से घाटा इसका खत्म हो जाएगा उस दिन ये भी चला जाए। आप बता दीजिए, इतना महत्वपूर्ण विभाग, आप बीएसएनएल की बात कर लीजिए। हमारे नेता और हमारे जनपद के सिरमौर स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी जब संचार मंत्री थे तो हम लोग बहुत छोटे थे। जी हाँ। एक एक छप्पर में उन्होंने टेलीफोन लगवा दिया था और संचार क्रांति वो ले आए थे पूरे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में। आप बता दीजिए 14 के बाद बीएसएनएल के तमाम कर्मचारियों को जबरदस्ती बीआरएस क्यों दिला दिया गया? सरकार का मतलब सरकारी विभाग। जी जब सरकारी विभाग नहीं रहेगी तो सरकार भी प्राइवेट हो जाएगी एक दिन। तो समाजवाद की बात आप कर रहे थे। जी हाँ। समाजवाद की विचारधारा का मतलब है, मैं जहां तक समझता हूं कि हर जात धर्म के पीड़ित वंचित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो काम किया जाए, सर्व समाज के लिए काम किया जाए, वही समाजवाद की विचारधारा है। और हमारे नेता, आप कभी देख लीजिए, कोई भी घटना हो जाती, किसी भी बिरादरी का व्यक्ति होता है, हमें लगता है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़े दिल दिखा के, अभी आपने देखा पिछले 2 साल पहले एक जो कानपुर का एक व्यवसायी था, जी उसकी हत्या होती है, पुलिस या किस तरह की घटना होती है, शायद वो गुप्ता बिरादरी का था, मुझे जहां तक याद आ रहा। उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 20 लाख रुपए दिया था पार्टी फंड से। इसी तरह प्रदेश में आप रिजल्ट उधार देख लीजिए, वो किसी बिरादरी को लेके ये मदद अगर करते, वो बिरादरी नहीं देखते, मदद कर देते। उन्होंने लैपटॉप बांटा होगा तो क्या किसी बिरादरी को देखा था? आप बता दीजिए। जी उन्होंने अगर कोई बड़ा काम किया है तो क्या उन्होंने बिरादरी देख के काम तो नहीं किया? लेकिन अब आप बता दीजिए, जैसे हमारी पार्टी को या जो पूर्ववर्ती सरकारों को भारतीय जनता पार्टी ये कहती 74 सालों में 75 सालों में देश में कुछ हुआ नहीं। अगर कुछ हुआ ना होता तो ये एयरपोर्ट, ये जो हमारे जो रेलवे के जो तमाम स्टेशन हैं, तमाम क्यों प्राइवेट सेक्टर में कहां से आए थे, क्यों बेच रहे हैं? जी। लेकिन विधायक जी, जब समाजवादी पार्टी की बात होती है तो कहीं ना कहीं लोगों का ये समझना है या मानना, कह लीजिए, ये लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जातिगत रणनीति या जातिगत राजनीति में बांधा जाता है। आप व्यक्तिगत रूप में इसको कैसे देखते हैं? आप एक बात बता दीजिए। देखिए, विरोधी का काम क्या होता है? जी वो अपने विरोधी की तो इमेज खराब करेगा जी जिस तरह कर पाएगा। जी। अभी आप 2-3 दिन पहले पहलगाम में जो हमला हुआ, जी, जबकि सारे दलों ने यही कहा कि आप हमला करिए या जो करिए, हम आपके साथ हैं। आप ये बात, अभी सिंधु समझौता जो अभी सिंधु जल वाला है, आप बता दीजिए क्या उन्होंने डैम बना लिया है? जैसे उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का जल रोक दूंगा। तो बीजेपी के नेताओं के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं होती। अगर हमारे दल के या विपक्ष के किसी दल के नेता के द्वारा अगर कोई भी हो सकता त्रुटि, बस कोई शब्द या समझ लिया अगर उनकी जुबान फिसल जाती है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अभी एक नेता ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए। क्या देना चाहिए था उसको? क्या मीडिया ट्रायल कर रही है? आप बताइए। लेकिन अगर कहीं विपक्ष का अगर यही नेता होता तब तक उसको विलेन बना दिया जाता, अंतर्राष्ट्रीय विलेन बना दिया जाता। और मैं आपको बता दूं, जहां तक मैं समझता हूं, मैं जहां तक जानता हूं, हमारे दल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हैं तो जरूर बहुत बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन वो एज बिल्कुल गार्जियन की तरह ट्रीट करते। कोई भी चला जाए, आप व्यक्तिगत जाके मिल लीजिए। मैं तो कहता हूँ आपके जनपद के तमाम नेता हैं, वो पक्ष भी पक्ष नहीं देखते। मैं अभी बात बता दूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब वो मुख्यमंत्री थे मैं देखता था विपक्ष से कोई भी माननीय विधायक चला जाता था उसका तुरंत काम करते थे। और मैं कह रहा हूं, मैं दोबारा विधायक हूं और मेरा एक, अभी मैं आप बात बता दूं, मेरे क्षेत्र की 2-3 रोडें बहुत खराब है और मैं कई बार प्रमुख सचिव अजय चौहान जी से मिला, लेकिन वो असमर्थता जताते हैं कि ये नहीं, जबकि बहुत जरूरी रोड है। अगर मैं आपको ले चलूंगा, कल भी मैं गया था हरक ब्लॉक के गांव, हमारे हरक ब्लॉक के गांव है बोजा ग्राम पंचायत जी, बहुत बड़ी रोड है, बहुत कई ग्राम पंचायतों को जोड़ती है, बहुत दिनों से खराब, कम से कम 5 साल जब से मैं विधायक हूँ तब से वो बहुत जर्जर है। और मैं मांग कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन नहीं बन रही। जब आप सरकार कहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो गई है, हमारा बजट कई गुना बढ़ गया है, तो फिर अगर मैं विधायक हूँ ना, सरकार का मैं भी अंग हूँ, तो अगर मैं कोई प्रस्ताव देता हूँ, मैं कोई अपना निजी तो प्रस्ताव दे नहीं रहा हूँ। आप जांच करा लीजिए, आपके पास आपका अधिकारी से पूछ लीजिए, एक्सीएन से पूछ लीजिए, अगर वो सहमति दे रहा था आप उसको बनवाइए। तो मैं यही आपसे भी कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो लोग हैं, ऐसा नहीं कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पहले भी रही हैं, लेकिन इस तरह का दौर कभी नहीं आया कि किसी की व्यक्तिगत
इमेज को खराब किया जाए, व्यक्तिगत उसकी लाइफ को, उसकी मतलब तमाम प्रकार की जो लाइफ में बाधाएं उत्पन्न की जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। आपका क्या मतलब है विधायक जी की सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक, क्या विधायकों में भी भेदभाव किया जा रहा है? आप एक काम करिए, एक मद होता है त्वरित जो सारे विधायकों को दिया जाता है। आप पूरे उत्तर प्रदेश का आप सम्मानित पत्रकार हैं, आप जाइएगा नियोजन में और पता कर लीजिएगा कि जो विपक्ष के विधायक हैं कितने लोगों को त्वरित में उनके क्षेत्र के विकास के लिए उनको पैसा दिया गया। आपको शायद आपकी बात का, आपकी सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी हाँ सर, तमाम क्षेत्र के विकास में तमाम ऐसी बातें आती है जब आप क्षेत्र में होते हैं, जनता के बीच में होते हैं, कहीं ना कहीं तमाम चीजें ऐसी आती है जब आपको पार्टी गाइडलाइन से हटकर कुछ काम करना पड़ता है। ऐसा कभी आपके समय आया कि जब आपको पार्टी गाइडलाइन से हटकर ना चाहते हुए भी जनता के हित में कोई बड़ा स्टैंड लेना पड़ा? पहले तो आपको मैं बता दूं, मेरी पार्टी की ऐसी कोई गाइडलाइन है जो खास करके क्षेत्र के सम्मानित जनता के लिए, भले के लिए हो। तो मैं समझता हूं मेरी पार्टी की कोई ऐसी गाइडलाइन आज तक मेरे समझ में नहीं आई जी। क्योंकि होता क्या है, पार्टी गाइडलाइन या समझ लीजिए व्यक्तिगत समझ लीजिए कि जैसे कोई किसी दूसरे दल का, समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है या समझ लीजिए किसी ऐसे दल का समर्थक है जो मेरा विरोधी दल है, लेकिन अगर मैं कोशिश करता हूं कि अगर उसके भी इलाज से संबंधित है, उसकी कोई समस्या है, थाना पुलिस का कोई काम है, तो मैं यही कोशिश करता हूं, क्योंकि चाहे मेरा समर्थक हो चाहे दूसरे दल का, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस थाने के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको मैं फोन करता हूं, मैं कहता हूं इनको कोशिश करिए, इनका निराकरण करके, इनको समझा के, और इनको, क्योंकि गांव में उन्हीं लोगों को रहना, मुझे नहीं रहना है। मैं तो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जब तक सम्मानित जनता चाहेगी, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे, तब तक मैं वहां का विधायक हूं। तो लेकिन वो लोगों को उसी गांव में रहना है, बीजेपी का समर्थक होगा, पार्टी का, हमारी पार्टी को, कहीं कांग्रेस को होगा, कोई बसपा का होगा, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सभी लोग खास करके आपसी भाईचारे के साथ रहें, आपसी मोहब्बत के साथ रहें, क्योंकि उन्हीं को वहां पे रहना है। और मैं जो आपसी सौहार्द उसको बनाए रखने में मैं जितना बेहतर काम कर पाता हूं, मैं करता हूं। वर्तमान में जो योगी सरकार है, योगी सरकार की नीतियों को विधायक जी किस हिसाब से आप देखते हैं? देखिए, योगी जी वास्तव में मैं भी समझता, जब मुख्यमंत्री नहीं बने तो मैं भी सोचता था कि क्योंकि मेरे मन में भी संत महात्माओं के लिए बड़ा सम्मान है जी, तो मैंने भी सोचा था कि योगी जी बेहतर काम करेंगे। लेकिन मैं जब से विधायक बनाऊं खास करके, तो मैं यही देखता हूं कि क्योंकि मैं भी विधायक हूं ना, मैंने तो अपने भाषण में, आप निकाल लीजिएगा 2022 या 23 के, मैंने खुद सदन में कहा है कि ठीक आप मेरे लिए काम मत करिए, लेकिन आपके भी भारतीय जनता पार्टी को भी मेरे क्षेत्र में 1,10,000 वोट मिला है, आप उनके लिए मेरे क्षेत्र में काम कर दीजिए। तो अगर वास्तव में, क्योंकि मुख्यमंत्री तो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता ना, किसी एक विधायक का होता है ना, एक दल का होता है, मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश का होता है या किसी प्रदेश का होता है, तो उसका मकसद होना चाहिए वो अपने क्षेत्र का, अपने उत्तर प्रदेश का, अपने प्रदेश का सर्वांगीण विकास कैसे हो। अगर कोई जनप्रतिनिधि चाहे जिस दल का हो, अगर उससे मदद मांगता है, पत्र देता है, तो जाहिर सी बात है अगर वास्तव में जनभावना के समर्थन में है या जो उस क्षेत्र के लोगों के सहयोग के लिए है, तो उस प्रस्ताव को शामिल करके उसको मदद करनी चाहिए। क्रेडिट लेने के बाद आप अपना ले लीजिए, आप अपना वोट लगा दीजिए, विधायक का मत लगाइए। लेकिन जैसे रोड बननी है, कहीं पावर हाउस की, कहीं क्षमता वृद्धि की जरूरत है। अब आप ये बात दीजिए, अभी मैं बात करूं, सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी, आप पहले जब ध्यान करिए, जब आप बचपन में 10-12 में होंगे, तो शायद आपको याद होगा कि जब आप कनेक्शन लेते थे तो आपको ट्रांसफार्मर के लिए पैसा नहीं देना होता था जी, या पोल के लिए पैसा नहीं देना होता था। अगर आप, हमारी सरकार या हमारी जो प्रदेश की सरकार बहुत डेवलप कर रही, बहुत ज्यादा बजट है, तो फिर कनेक्शन लेने के लिए किसी जो उपभोक्ता, उसको खंबे का भी पैसा देना पड़ता है, ट्रांसफार्मर का भी पैसा देना है पड़ता है। तो ये क्या है, आप बता दीजिए। ये कह रहे हैं आप सुविधा अच्छी देते हैं, सबको अलग अलग पोल दे रहे हैं जिससे कभी कोई दिक्कत ना होने पाए, तो आप इसको कैसे मानते हैं? आप एक बात बता दीजिए, जनता किसकी होती है? सरकार की। सरकार की होती है। तो सरकार अगर किसी के लिए काम करे, पैसा क्यों ले रही है उससे? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने जनपद में, अपने देश में रहने वाले जनता के सुख दुख के लिए काम करने के लिए सरकार बनाई जाती है ना जी। अगर हम सरकार ही हमसे पैसा लेने लगे, और खास करके इन मदों के लिए जो सरकार की, जो विभाग की जिम्मेदारी है, जो लाइन का एक्सटेंशन है, सरकार जो विभाग क्यों नहीं कर रहा है? जब विभाग के पास तमाम पैसा है,
और मुझे नहीं लगता कि इतनी आबादी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा तो आबादी का मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जहां पर भी क्यों हम लोगों को ये समस्याएं आती है ना, कि अगर मैं कहता हूँ कहीं पे घर बना हुआ है, उसको क्षमता वृद्धि करनी है, बरसों हो गए, अब कोई बिजनेस प्लान है, कोई कौन सा प्लान है, अब प्राइवेट कंपनियों का आपने, अब आप बताइए, बिजली विभाग खुद अपने विभाग का काम नहीं कर पा रहा, वो प्राइवेट कंपनी को काम दिया गया। उसका एमडी कौन है, उसका जो जिम्मेदार मालिक कौन, ऑनर कौन है कंपनी का, हमको भी नहीं पता। आते हैं और खास करके आप देख लीजिए, पुराने पोल लगे हुए हैं जो आज तक नहीं टूटते हैं, और नए पोल लगा रहे हैं, आंधी आती टूट जा रहे हैं। तो इसमें भी तो घोटाला है। ये इसलिए क्योंकि ये सब बाहरी कंपनियां हैं। जी अगर उत्तर प्रदेश के लोग काम करेंगे कहीं ना कहीं, देखो एक चीज जान लीजिए, जी जो कोई भी व्यक्ति अगर अपने गांव के लिए काम करता, अपने जिले के लिए काम करता, अपने प्रदेश के लिए काम करता, तो इसलिए बेहतर करता, उसको पता है कि उसी में उसको रहना है। जी तो ये जो परसेप्शन हो गया है कि बाहर की कंपनियों को, जो बार बार खास करके उत्तर प्रदेश में बाहर के प्रदेशों की जो कंपनियां आ रही हैं और तमाम लाभ कमा के चली जा रही, और हमारे लोगों को तमाम जो समस्याओं के साथ छोड़ के जा रही, मैं समझता है कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। इस पे सरकार को एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं विभाग के पास भी योग्यता है, विभाग से काम क्यों नहीं ले रहे हो। तमाम अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, तमाम अच्छे अच्छे कर्मचारी हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा जो संविदा कर्मचारी हैं, उनको एकदम से एक आदेश आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब सब लोगों ने, बिजली विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं, सबने कहीं ना कहीं विरोध किया, सरकार बैकफुट पे गई। लेकिन आज नहीं तो कल वो सरकार, जिस दिन ये सब प्राइवेट सेक्टर में जिस दिन पूरा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का जितना भी क्षेत्र है ऊर्जा विभाग का, आज नहीं तो कल इन सब जो वर्कर्स हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले सबको रोजगार, आप बताइए जो 20-20 साल से नौकरी कर रहा है बिजली विभाग, और नया काम क्या करेगा, आप बताइए। जी हाँ। अब लेकिन अब क्या बताऊं, ये आप बात कर लीजिए, बिजली विभाग की एक बड़ी समस्या है ये जो मीटर लग रहा है, मीटर रीडर की समस्या आती, गरीब आदमी के लिए आप आए, मीटर रीडर ने एकदम से घर पे बैठ के टेबल बिल बना दे रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम समस्याएं, अगर सरकार वास्तव में खास करके विपक्ष के अगर सुझाव ले ले, तो मैं समझता हूं कि वो हर क्षेत्र में सक्सेस हो जाएगी। लेकिन उनकी आपसी द्वेष की वजह से वो नहीं चाहती कि विपक्ष के नेताओं का भी क्रेडिट हो जाए, इसलिए वो कहीं ना कहीं द्वेष भावना के तहत, जबकि विपक्ष का मकसद होता है कि सरकार को आईना दिखाना, सच्चाई से रूबरू कराना। क्योंकि एक कहावत है, एक, अगर आप अपने विरोधी की बात नहीं सुनोगे तो कहीं ना कहीं देखो, जो आपका समर्थक वो शायद डरेगा भी कि आपको सही बात नहीं बताएगा, लेकिन विपक्ष का जो जो आपका विरोधी, वो जरूर आपको आईना दिखाएगा। आपके अंदर विवेक होना चाहिए कि आप वो सही क्या गलत क्या, आप सही कराइए। तो सरकार, मेरी समझ से तो खास करके जो विपक्षी किसी भी दल का कोई भी विधायक हो, कोई भी नेता हो, उसके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही, उसके क्षेत्र में, यहां तक कि जो मुझे अधिकारी ऑफ कैमरा बताते हैं कि सर ऊपर से गाइडलाइन है, निर्देश है, और आप कभी खुद ऑफ कैमरा बात कर लीजिएगा, शायद आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी विधायक जी, पहले देखा गया है कि विधायकों के पास बहुत पावर होती थी। आज एक ऐसा दौर चल रहा है, अब जब हम बात करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, तो लोगों को कहीं ना कहीं मन में ये बात आती है कि अब पावर सीमित हो गया है। ये सारी पावर कहाँ सिमट गई विधायक जी, क्या परिवर्तन आ गया? देखिए, जब से दिल्ली की सरकार कुछ लोगों के हाथ में गई, देखिए एक चीज जान लीजिए कि आप हिंदुस्तान के इतिहास में उठा के देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप टॉप लीडरशिप जो बड़े नेता थे जी कहीं ना कहीं उनको हाशिए पे ला दिया गया, नहीं ला दिया। आप खुद आप सवाल अपने आप से पूछिएगा कि जो बड़े लीडर्स है भारतीय जनता पार्टी के, सबको हाशिए पे ला दिया गया, नहीं ला दिया, आप बता दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि जब लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो वो जो चाहेंगे, देखिए नेता किसी भी दल का हो, अगर वास्तव में वो लीडर है, नेता है, तो वो जाहिर सी बात है आम जनमानस की मुद्दों की बात करेगा। और जो अधिकारी होते, कर्मचारी होते, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ना होता। वो चाहे पक्ष का विधायक हो, चाहे विपक्ष हो, सबका मकसद होता है कि अपने क्षेत्र में रहने वाली जनता के लिए कैसे मैं काम करूं। और मैं तो तमाम मीटिंगों में जाता हूं जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपना दर्द बयां करते हैं। अभी आपने देखा नहीं जी जो लोनी के विधायक जी थे, आदरणीय माननीय गुजर जी, उनका तो पिछली बार भी एक पुलिस कप्तान ने उनको बेइज्जत करने का काम किया था। पिछली बार जब 17वीं विधानसभा के वो माननीय सदस्य थे, मैं था सदन में ही था, वो रो रहे थे, उनके लिए लगभग 200 पक्ष के विधायकों ने भाई सदन में विरोध किया सरकार का, उसके बावजूद कुछ नहीं। अब आप बताइए, इस तरह की तमाम हमारे जो
पक्ष के विधायक हैं वो अपने थानों में बेइज्जत होते हैं, अपने तहसीलों में बेइज्जत होते हैं। आप बता दीजिए, आप भी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, आप अपने जनपद की बात कर लीजिए, क्या किसी नेता की चल रही है? अभी आपके जो पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उनके सीनियर नेता हैं और पूर्व सांसद हैं आपके जनपद के जी आदरणीय ब्रजभूषण शरण, उन्होंने तभी सीधे कहा विधायकों के बारे में। उन्होंने जब वो आप बता दीजिए, इसी तरह नेताजी का बयान बहुत वायरल हुआ था। नहीं, वायरल नहीं, वो सच बोल रहे हैं इसलिए वायरल। देखिए एक चीज जान लीजिए, अगर कोई नेता सच बोलेगा, किसी भी दल का हो, सभी सम्मानित जनता या सभी नेता उसका समर्थन करते हैं। आप बता दीजिए, अधिकारी को नहीं पता है कि किस जनपद में, किस गांव में, किस तहसील में वास्तव में समस्या कहां, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने सिस्टम से पता करते हैं। हम लोग ग्राउंड जीरो पे भी जाते हैं, आईएएस के पास, जिला अधिकारी के पास भी बैठते हैं, और गांव में जो सदस्य होता है ग्राम पंचायत, उसके साथ भी हम लोग बैठते हैं। तो हमें वास्तव में ओरिजिनल समस्या का जानकारी होती है। लेकिन अब मजबूरी इस बात की, जब परसेप्शन बन गया है, जब पक्ष के नेताओं के साथ इतनी उपेक्षा हो रही है, तो हम लोग तो विपक्ष के हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इस समस्या से रोज जूझते हैं, कोशिश करते हैं। क्योंकि जब कोई भी विधायक, कोई भी सांसद जब चुनाव में जाता है तो अपनी सम्मानित जनता से ही कहता है, आपकी लड़ाई को मैं क्या कहते हैं कि मैं थाने में लड़ूंगा, आपकी लड़ाई को मैं तहसील में लड़ूंगा, आपकी लड़ाई को मैं जिले पे लड़ूंगा। लेकिन आप बता दीजिए, अगर आप, क्या कोई भी विधायक किसी भी थाने में जाके धरना दे सकता? उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा बिना जांच के। क्योंकि अधिकारियों को जब आपने, क्योंकि जो संवैधानिक व्यवस्था है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान दिया है, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं इस संविधान को तो मैंने बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन ये किसके हाथों में रहेगा, ये निर्भर करता है कि संविधान अच्छी दिशा में काम करेगा या बुरी दिशा में काम करेगा। आप बता दीजिए, तमाम द्वेष भावना के तहत तमाम नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, बाद में वो बाइज्जत बरी होता है। क्या उस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है? अगर ये तय हो जाए कि अगर कोई भी थाना या कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी जिम्मेदार अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करता हो, वो माननीय कोर्ट के द्वारा अगर निर्दोष साबित होता है, तो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए तमाम सुधार हो जाए। जी, अगर कोई निर्दोष है तो कहीं ना कहीं अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। विधायक जी, बात क्षेत्र से ही करते हैं। आपके क्षेत्र का विकास तो पहले ही हो जाना था। कई बार समाजवादी की सरकार रही है प्रदेश में, माननीय नेताजी भी सरकार में रहे, माननीय अखिलेश जी भी सरकार में रहे, तो आपका क्षेत्र अभी तक सड़क हो या अस्पताल इतना पीछे कैसे रह गया? मैं पीछे तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा विधानसभा क्षेत्र है, स्वास्थ्य के बारे में बात कर ले जी, सीएससीओ के बारे में, सामुदायिक स्वास्थ्य के, बड़ा गांव जी, हमारा सतरी जी, जयपुर, सिद्धौर और बंकी, क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ शहर से। उसके बावजूद पीएससी है, जहांगीराबाद में पीएससी, तमाम हमारी पीएससी, जैसे उधौली एक पीएससी है जी, हमारी तमाम और ब्लॉक में पीएससीयां हैं। है क्या, देखिए सरकार जब बदलती है और समय के साथ तमाम जो, जैसे टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए या इलाज की बात कर लीजिए, तो व्यवस्था जब तक जिस परिदृश्य में आपको रहना है उस हिसाब की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। व्यवस्था एडवांस नहीं हो पा रही है बस, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? ये तो तत्काल की जिम्मेदारी। भाई हमारी सरकार थी, बाबूजी स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी हमारे लोक निर्माण मंत्री भी रहे, जी हाँ, केंद्र में गए तो आप कई मंत्री, संचार मंत्री रहे, फिर इस्पात मंत्री रहे, तो उन्होंने अपने समय में जो परिस्थितियां थी उस हिसाब से उन्होंने काम किया। आप किसी भी हमारे मजरे में चले जाइए, गांव गांव में रोड बनी हुई। लेकिन अब अगर हमारी जो इस समय की सरकार, अगर हमको हमारे क्षेत्र को बजट नहीं देगी, रोडें कैसे अच्छी होंगी जी? तो उस टाइम जो विकास कार्य था सब बेहतर था। लेकिन जो जैसे अब कस्बे बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो एक्सटेंशन बिजली की व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी ना, क्षमता वृद्धि करनी पड़ेगी। नगर पंचायत हमारे क्षेत्र में 3 नगर पंचायतें हैं। अब 17 नगर पंचायत की आप जो 15 वित्त आता है उसकी किस्त आप बढ़ा नहीं रहे हो, आबादी बढ़ी हुई है ना, 11 से आप उसको कर रहे हो। तो जब आप जिस हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं समय के साथ परिवर्तन होता रहता है ना। जी हाँ। तो अब हमारी सरकारों के ऊपर, पूर्व बीजेपी भी सरकारें रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप कहते हो कि हम आए 14 से 17 से आए तब ठीक करें, 17 से पहले कुछ हुआ नहीं था। तो माननीय हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की सरकार रही, कल्याण सिंह जी की सरकार रही है, और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती सरकारें रही। तो आप बार बार कह रहे हो कि 14 के 17 के बाद सब कार्य हुए, तो ये तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। व्यवस्था में परिवर्तन लाना और एडवांस करना तकनीकी। अच्छा आप बता दीजिए, आप इस व्यवस्था क्या इतनी व्यवस्था पहले थी? सिर्फ जो हमारा एक
प्रसारण दूरदर्शन होता था। जी हाँ। उसके बाद तमाम चैनल आ गए, फिर डीडी न्यूज आया। जी आप याद करिए बचपन में हमारी, शायद आप हमारी उम्र के हैं, डीडी न्यूज और दूरदर्शन दो थे, आपको याद होगा। उसका मेट्रो चैनल एक आया। हाँ। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और तमाम चैनल आ गए। जी आज नेटफ्लिक्स, तमाम पता नहीं किस किस प्रकार के, हाँ, तमाम तरीके से ये आपका तमाम प्लेटफॉर्म हो गए सोशल मीडिया से। जी, सोशल मीडिया। तो जिस भाई समाज और जो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। तो अब आप दोष दीजिए पुरानी सरकारों को। पहले जीप से विधायक चलते थे, आज हर विधायक के पास, क्योंकि हम लोगों को भाग दौड़ ज्यादा हो गई। पहले न्योते कम होते थे, पहले कहीं बहुत जिम्मेदार लोगों को जाना पड़ता था। अब तो हर व्यक्ति चाहता है, हर आम जनता चाहती है कि विधायक जी उसके बच्चे के, अभी कल भी मैं एक बरहम गया था, जो जब बच्चा होता है आपके जनपद में तो बरही कहा जाता है उसको, तो मुझे लगता है आपके जनपद में तो सबसे ज्यादा इसकी प्रचलन है कि नहीं, आप बता बिल्कुल है सर। तो जब इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, भाई आप बताइए 5G नेटवर्क आ गया। हाँ। पहले तो 2G आया, उसके पहले नेट ही नहीं था। तो जिस हिसाब से प्रोग्रेस, आप बताइए, पहले तो बहुत कम लोग बीमार पड़ते थे, प्रसव घर में ही हो जाता था। हाँ। डिलीवरी की समस्या नहीं होती थी, गांव में जो दाई होती थी वो करा देती थी। अब तो कोई भी महिला, हमें लगता है बहुत कम ही नॉर्मल डिलीवरी होती है। बिल्कुल। तो जब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके हिसाब से सरकार की जिम्मेदारी है समय के साथ परिवर्तित होते रहना, व्यवस्था करते रहना। अब आप पूर्ववर्ती सरकारों को दोष दीजिए तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से भटक रहे हो, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए पूर्ववर्ती सरकारों को पर आरोप प्रत्यारोप तय करते हुए अपनी आप जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं कर पा रहे हो। विधायक, डिजिटल युग चल रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में राजनीति काफी बदल गई है। तमाम लोग जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं वो हकीकत जमीन पे आ नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं हिचकते हैं, सोशल मीडिया पे ही राजनीति करते हैं। तो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, या सोशल मीडिया पे राजनीति करें या जमीन पे अगर वो आना चाहे तो कैसे आए, क्या उनका बेस होना? देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि जमीन पे लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है कि प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है। पहले बहुत कम लोग राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते थे। आज मैं आपको बता दूं, परसेप्शन था कि ज्यादातर, मैं खुद बताऊं, जब तो हम लोग स्टूडेंट थे तो हमारे तमाम दोस्त हैं, तो और चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो लोग राजनेता को बहुत, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो सोचते थे राजनीति बहुत अच्छा क्षेत्र नहीं है। लेकिन आज का दौर में देख रहा हूं, क्योंकि कुछ दिनों से परसेप्शन चेंज हुआ और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बड़े, और आप तो देखिए कई आईएएस जो बीआरएस लेके या नौकरी छोड़ के राजनीति में, अगर राजनीति अगर अच्छा क्षेत्र ना होता, दौर राजनीति में बहुत ही ज्यादा समस्याएं भी आ गई। आप एक चीज देखिए, तमाम यूट्यूब आ गए, तमाम जो हमारे फेसबुक ले लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम ले लीजिए, चाहे एक्स ले लीजिए, तमाम प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी बड़े से बड़े नेता के खिलाफ टिप्पणी कर देता है, उसकी व्यक्तिगत इमेज को भी खराब करने का काम करता है। तो ये दौर जो है बहुत ही, समझ लीजिए, सतर्कता का भी है, और बहुत ही ऐसा कह लीजिए कि इस जो राजनीति का क्षेत्र है बहुत ही सूझबूझ के साथ ऐसा क्षेत्र हो गया कि इसमें बहुत सावधानी से काम करने की भी जरूरत है, कि एक गलती आपकी आपका पूरा भविष्य खराब कर सकती है। क्योंकि ये दौर आज से लगभग 10-15 साल पहले, 20 साल पहले ऐसी समस्या नहीं थी। कोई भी बड़ा नेता सब लोग सम्मान करते थे। आज तो मैं व्यवहारिकता में बात कर लूं कि इतनी ईर्ष्या जनता और नेता के प्रति नहीं थी। वो किसी भी दल का होता था, लोग सम्मान की नजर से देखते थे। लेकिन आज मैं दौर देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसी वैमनस्यता फैला दी लोगों में। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, 2 बार मैं उनको हराया भरता, लेकिन अभी भी वो जो हमारे प्रत्याशी, वो तो सटपटा दे मेरे सामने, मैं तो उनके जाके नमस्ते करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसे हैं जो उन्होंने मेरे खिलाफ काम किया, लेकिन मुझे मिलते मैं पहले प्रणाम कर लेता हूं। तो मैं क्या सोचता हूं कि मेरी कोई व्यक्तिगत, इनसे मेरी कोई नाराजगी नहीं, दुश्मनी नहीं, ये तो राजनीति की पार्टी की वजह से ऐसा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, आप बता दीजिए कि व्यवहारिकतम बात कर लीजिए कि अगर वो बीजेपी का है तो उसके 100 खून माफ, और अगर वो कहीं विपक्ष का है तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई का बुलडोजर पहुंच जाए। क्या बिल्डोजर व्यवस्था सही? आप बता दीजिए। भारत के संविधान में न्यायपालिका है, पुलिस का काम है पकड़ के उसको जेल भेजना, उसके बाद जो तमाम जो निर्णय लेना, हमारी जो
भारतीय परंपरा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, उसको कौन से सजा देनी। लेकिन आप बता दीजिए, तुरंत उसको पकड़ा गया, उसका घर गिरा दिया जाता। ये कहाँ का न्याय है? किसी एक व्यक्ति का घर नहीं होता है, पूरे परिवार का, कई लोगों की उस घर से उम्मीदें, उस घर से तमाम प्रकार की संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन अगर किसी का घर गिराया जाता, अभी मैं बात कर लूं, मेरे क्षेत्र में एक हमारे जानने वाले हैं, अमरजीत वर्मा जी हैं जी और उनका घर हमें लगता 50 साल पहले का बना हुआ होगा। जी। और गांव में किसी को भी, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उसको नहीं पता होता था कि उसके बाप दादा ने किस जमीन पे घर बना लिया है। हाँ जी। उनका बहुत बड़ा घर बना हुआ था और सिर्फ मतलब ये राजनीतिक द्वेष भावना के तहत अगर घर गिरा दिया गया, अगर मान लीजिए सरकारी जमीन पे बना था, एक व्यवस्था है कि उसको परिवर्तित करके या कोई ऐसी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने रहने वाली, अपनी जो जिस सरकार की भी जिम्मे जहां की सरकार है, कम से कम उस जनता के बारे में सोचे और उसका भला कैसे हो। ये ना कि उसके घर पे बुलडोजर चला जाए। अगर उनका घर वास्तव में सरकारी जमीन बना था तो तमाम कानून है कि परिवर्तित करके या लैंड यूज इधर से उधर करके, कुछ 101 कोई धारा है उसमें, जो कोई जमीन सरकारी है तो उसको जो इंटरचेंज हो जाता है, कर लेते करते हैं, तो कम से कम उस आदमी का घर नहीं गिरता। 4-4, 5-5 बुलडोजर मंगवा के गिरवा दिया गया। आप बताइए कहाँ का न्याय है? एक तरफ तो आप सबको कह रहे हो कि मैं सबको छत दूंगा। हाँ, कोई फिर या तो उस टाइम के अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई करिए ना, कोई कार्रवाई हो। जैसे सपोज करिए कोई कहते गलती से रजिस्ट्री हो जाती है तो रजिस्ट्रार की भी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर फर्जी रजिस्ट्री हो रही तो रजिस्ट्रार, जो जिम्मेदार रजिस्ट्रार है, उसकी भी तो जिम्मेदारी तय करिए। ये तो आप तय नहीं कर रहे हो। सिर्फ उस जो रजिस्ट्री करने वाला क्रेता विक्रेता जो गाँव, उनके ऊपर आप कार्रवाई करते हैं, जो रजिस्ट्रार के ऊपर भी आप कार्रवाई करिए ना, वो भी तो जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारी रजिस्ट्रार है भाई। जब जिस दिन आप संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होने लगेगी, अभी प्रधानी की बात आप कर लीजिए, हमारे जो प्रधान होते प्रारंभिक कड़ी होते हैं किसी भी विकास कार्य को ले जाने के लिए, लेकिन कमीशन खोरी किस स्तर पे ब्लॉकों में है? आप लोकल स्तर पे पता करिए। प्रधान की गर्दन दबाई जाती, कोई जांच होगी तो प्रधान की गर्दन दबाई जाएगी। और जो हमारा सचिव होता है, जो ब्लॉक में तमाम हर पद का अधिकारी है, उसको कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप सब व्यवस्था तय है। तो इस पे भी कहीं ना कहीं सरकार की नजर जानी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि बहुत दोषी नहीं होता है। कर्मचारियों के बारे में भी पता करना चाहिए कि कौन सा कर्मचारी कितना भ्रष्ट है, कितने दिनों से उस जनपद में है। अभी हमारी विधानसभा क्षेत्र जैदपुर में एक सिद्धौर नगर पंचायत है, वहां का एक लोकल का ही बाबू है जी, इतना भ्रष्टाचारी है कि सारे सभासद, इवन भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है, वो भी उससे परेशान है। प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी के हैं? प्रमुख नहीं, मैं नगर पंचायत की बात कर रहा हूँ। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है जी। और वो बाबू हावी है ईओ के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर। आप बता दीजिए। अब क्योंकि नियमों में नहीं, उसको ट्रांसफर कहीं हो नहीं सकता, इसलिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहा। ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो कार्रवाई बिल्कुल बनती है। तो ये कौन करेगा? ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये और उसके बाद आपका क्षेत्र, ये चारों स्तंभ भारतीय संविधान की बहुत मजबूत कड़ी थे। लेकिन एक बात बताइए, विधायिका खतरे में है कि नहीं खतरे में? आप बता दीजिए। किस विधायक का? मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, हर क्षेत्र में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। इसी तरह कार्यपालिका में भी अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन बुरे अधिकारियों की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि उनको पता है कि कोई कार्रवाई नहीं होनी है। और जब ये विधायिका जब कार्यपालिका पर अंकुश रखती थी तो तमाम जो जनता के हित के कार्य ज्यादा होते थे। लेकिन इस समय आप देख लीजिए, कार्यपालिका हावी है विधायिका के ऊपर, तो कहीं ना कहीं समस्याएं ज्यादा हैं। क्योंकि विधायिका, जो विधायक चुना गया या जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है, वो जनता के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देता है। कानून हम बनाते हैं, जी जी, कानून विधायिका बनाती है ना, बिल्कुल, लेकिन कार्यपालिका हमको ही समझाती है नियमों का हवाला देके। लेकिन उनको जो जरूरत होती है वो अपने हिसाब से कानून को भी कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के अपने लाभ के अनुसार काम करते हैं, अपना काम कर लेते हैं। बताइए, भविष्य को लेके क्या योजना है जयपुर की जनता के लिए? देखिए, भविष्य के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, लेकिन मैं जहां तक, या मेरी जनता और जो हमारी तमाम हर क्षेत्र के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं अब तो आप जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में
खुल के विरोध नहीं करते, लेकिन चुनाव में आपने देखा होगा कि तमाम सीटें ऐसी हैं जो हमारी 100, 200, 500, 1000, 2000 इससे हारी है। जी। कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित किया गया, कहीं ना कहीं। देखिए, सरकार में ना आना अलग मैटर है, लेकिन वोट मिलना ये मैटर, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने हमको भी मौका दिया। मैंडेट दिया। लेकिन अब वो कहते हैं कि आप किस तरह बात करते हैं। हमारी पार्टी के उस टाइम 124 विधायक हुए थे जब हमारे सहयोगी दल और तमाम, लेकिन उनको कई लोगों तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभाव से भाई उनको मिला लिया, क्योंकि तमाम लोग थे वो चले गए। लेकिन जो विधानसभा 200 वोट से हारी है, तो उसको आप ये ना कहिए कि भारतीय समाजवादी पार्टी के समर्थक नहीं है। आपके जनपद में आप ले लीजिए। तो ये सब चीजें जब तक सरकार की मंशा जनता, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका, सरकार विधायिका होती है, और वो विधायिका के बारे में जब तक भला नहीं सोचेगी तब तक आम जनमानस का भला, क्योंकि देखिए हमको हर 5 साल बाद परीक्षा देनी होती है, और कोई भी अधिकारी एक बार परीक्षा दे लेता है, वो अपने पद का मतलब तमाम निर्वाहन करता है। निर्वाहन नहीं, वो सोचता है कि मेरा बिगाड़े ज्यादा। तमाम अधिकारी कह देते हैं कि मेरा क्या करोगे, मैं दूसरी जगह जाऊंगा, मैं रहूंगा तो इसी पद पे। तो इस तरीके की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का जो सामंजस्य, और खास करके आपका जो क्षेत्र है जी, ये चारों लोग अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी सही नहीं निभाएंगे तो आने वाले वक्त में तमाम समस्याएं होने वाली हैं। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर हावी होता जा रहा, और ये कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूं, मैं अपने जो सहयोगी दल है, जो विपक्ष है, तो मैं तो ये कहूंगा एक घोषणा कर देनी चाहिए कि अगर सरकार कहीं बदली तो ये जो हमारे तमाम सरकारी विभाग हैं, अगर ये प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, इनको फिर से सरकार में मिला लिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकों को किस तरह मर्ज किया गया, तमाम घोटाले हुए, तमाम जबरदस्ती सरकार का जो बैंकों का पैसा है, सरकार ने किस तरह तमाम ऐसे जो तमाम घोटालेबाजों को दे दिया गया, उनको तमाम छूट दे दी गई। एक किसान होता है उसकी 50,000 की छूट नहीं हो रही, लेकिन जो हजारों करोड़ लेके उसको आप मुक्त करे दे रहे, तो कहीं ना कहीं ये सब सोची समझी देश लगाम लगाना चाहिए। ये सब चीजें हैं। विधायक क्षेत्र में जब जनता की मदद होती है, तमाम लोग इतने करीब आ जाते हैं, लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा अनुभव शेयर करना चाहेंगे जब आप जनता, किसी खास आदमी या आम जनता की मदद की हो जो दिल के बहुत करीब रहा हो, जहां से राजनीति की दशा बदल गई हो, ऐसा कुछ लगा कभी? ऐसा तो बहुत, ऐसा कोई नहीं आया कि राजनीति की दिशा बदल गई, लेकिन एक चीज मैं सबसे ज्यादा कष्टकारी महसूस करता हूँ जी, जब मेरे यहाँ कोई इलाज के लिए आता है जी, और वो कहता भैया मेरी बहुत तबीयत खराब है जी, और मुझे मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा मिल जाए, और मैं उसके लिए उससे कहता हूँ कि मैं 15-20 दिन से पहले नहीं दिला पाऊंगा, तो मैं बहुत अपने आप को असहज और बहुत ही असमर्थ महसूस करता हूँ। क्योंकि अगर वास्तव में जब पता है, डॉक्टर को भी पता है कि इसकी जो बीमारी गंभीर है, इसको तत्काल मदद मिलनी चाहिए, तो अगर वो जब नियम बना कि विधायक का पत्र लगा तो विधायक का जैसे पत्र लगे सेम डे में पैसा मिलना चाहिए उसको। ये सबसे मार्मिक, ये सबसे कष्टकारी वक्त होता है कि मैं किसी आते हैं लोग, मतलब जिसको हार्ट अटैक होता है, गरीब आदमी होता है, इलाज नहीं करा पाता, किसी बच्चे का कोई ऐसा मामला होता है और मैं मदद नहीं कर पाता, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। क्योंकि उसमें नियम है कि पहले जिला को मैं भेजूंगा, जिलाधिकारी वेरीफाई होगा, फिर उसमें आप बताइए जब तहसील का आपका आय प्रमाण पत्र मिल गया जी, मैं क्षेत्रीय विधायक को मैंने लिख दिया, आपकी तहसील का क्योंकि आपका विभाग का भी लग गया है, तो तुरंत उसको इलाज मिलना चाहिए, और वो एस्टिमेट जितना बनता है उसका आधा पैसा मिलता। भाई डॉक्टर बिना पैसे की इलाज कर नहीं सकता है, या तो एक व्यवस्था बना दीजिए हॉस्पिटल में ही कि ये पत्र, जब सरकार का ही पैसा है तो सरकार का हॉस्पिटल है तो सीधे व्यवस्था हो जानी चाहिए। क्यों इतना दौड़ाया जाता, तमाम पेशेंट उसी में हताहत हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो ये सबसे मार्मिक, ये बहुत ही कष्टकारी ये दर्द है। इसको मैं चाहता हूं कि कम से कम इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, और ऐसे जो बीमार है, मरीज है, इनको सीधे विधायक अगर पत्र लिखे तो सेम डे मैं तो चला जाऊंगा, हॉस्पिटल चला जाऊंगा। किसी पेशेंट को, अभी एक मेरे क्षेत्र का मामला, बिल्कुल 3 साल से कम उम्र की एक बच्ची है, उसका बचपन से उसको कान में प्रॉब्लम, वो सुन नहीं सकती, तो मैं उसकी माता जी का फोन आता है और मुझे वो ना जानती ना मैं उसको जानता, उसके पहले क्षेत्रीय विधायक के नाते उसने फोन किया, रिक्वेस्ट करी, और मैं पीजीआई गया, और अमित जौहरी एक डॉक्टर साहब हैं, सॉरी अमित केसरी डॉक्टर साहब हैं जो एनटी के हैं, न्यूरो से संबंधित बीमारियां होती हैं, मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा
विधायक जी, ये 5 लाख कुछ का इंस्ट्रूमेंट ही है, और क्योंकि नियम में है 5 लाख का उन्होंने एस्टिमेट बनाया, उसका आधा पैसा मिला। अब आप बताइए, जब आपको पता है कि वो इंस्ट्रूमेंट इतने का है, तो आप पूरा पैसा उसको दीजिए। वो अभी भी फोन आ रहा है उसकी बच्ची के मदर का, और वो क्योंकि नियमों में है कि कम उम्र का है तभी इलाज हो सकता, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो उसका तत्काल इलाज होना चाहिए। छोटी बच्ची, बहुत प्यारी सी बच्ची है, तो मैं ऐसी व्यवस्था सरकार से चाहूंगा। होता नहीं कि टाइम टाइम पे नियमों में परिवर्तन किया जाए, तो ऐसे जो इलाज के लिए खास करके, क्योंकि इसमें जीवन से जुड़ा मामला है, तो कैंसर है, हार्ट अटैक है, जिसमें तत्काल मरीज को जैसे एक्सीडेंट हो गया कि उसका पैर टूट गया, वो इलाज नहीं करा सकता, सरकारी व्यवस्था से मिल जाए, तो हम लोग पत्र लिखे, तत्काल उसको फ्री में हॉस्पिटल में ही इलाज हो जाए। भाई हॉस्पिटल में डाटा चला गया सरकार से, जब आपका सरकारी विभाग है तो कहीं दूसरी जगह पैसा जाना नहीं, तो सरकार का पैसा सरकार में चला जाए, तो सीधे हो जाए। ये डीएम और ये सब जो ये विंडो है सब बंद हो जाए, सीधे आपके तहसील का पेपर लग जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कमिश्नरी से या जो आपके क्षेत्र से या आपके जनपद मुख्यालय से तहसील तो जुड़ी होती है। जब आप तहसील ने अगर पत्र जारी कर दिया, आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो रहने वाला है, उसको जरूरत है, और सरकारी हॉस्पिटल से आपका एस्टिमेट बना हुआ, तो जाहिर सी बात उसको इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो सीधे सरकारी विभाग से वही मुख्यमंत्री जो राहत कोष से सीधे पैसा हॉस्पिटल को चला जाए। ये डीएम और लेखपाल और सब तमाम जो फटकना पड़ता है, फटकने न पड़े। पंचम तल पे हम लोग जाते पता करते हैं, लोग भवन में जाते पता करते, तब जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत जरूरी, तब जाके कहीं पैसा आ पाता है, और आधा पैसा आता है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए जो मुख्यमंत्री राहत कोष है, कहीं ना कहीं इसमें त्वरित विचार करके पैसा जो आवश्यक है लोगों को तत्काल दिया जाना चाहिए, बिल्कुल, तत्काल, जिससे उनको उसको लाभ मिल सके और कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य संबंधी सेवा में तत्काल लग सके। जी बिल्कुल। विधायक जी, आप युवा हैं, युवा राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं आपके सरकार के मुखिया भी युवा है, अखिलेश जी को युवा राजनीति के प्रेरणा स्रोत माना जाता है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं खास करके मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपने व्यक्तिगत मैं चाहूंगा कि खास करके जो युवा है जी, तो युवा होता है कहीं ना कहीं एग्रेसिव होता है और संवेदनशील भी होता है, उसको सबसे ज्यादा रोजगार की भी जरूरत होती है, सबसे ज्यादा आय की भी जरूरत होती है, प्रोग्रेस की भी जरूरत होती है जी। तो खास करके इस समय का जो दौर है, तमाम ऐसे जो समस्याएं हैं, युवा, अब आप देख रहे होंगे कितने कुछ दिनों से तमाम युवा जो आत्महत्या कर लेता है, तमाम प्रतियोगी हैं, तमाम जो इस तरह के रोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं। मैं यही चाहूंगा कि सरकार इस पे, क्योंकि देश का भविष्य युवा होता है, और अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, तमाम क्राइम का रिजल्ट उठा देख लीजिए, नौजवान अच्छे पढ़े लिखे घरों के लड़के क्राइम में शामिल हो जाते हैं। आप ध्यान करिए, जब हम लोग कम उम्र के थे, तमाम गांव में छिनैती हो जाया करती थी, किसी साइकिल छीन लेते थे, कोई काम करके आ रहे उससे पैसे, लेकिन वो इसलिए खत्म हो गया था दौर क्योंकि तमाम लोगों को रोजगार मिल गया था, तमाम हमारा देश जीडीपी कह लीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था कह लीजिए मजबूत हुई थी, तो हर आदमी को जब रोजगार मिल गया था तो तमाम इस छोटी छोटी जो चोरियां थी ये सब बंद हो गया था। लेकिन अब इस समय का जो दौर मैं देख रहा हूँ, पढ़े लिखे मैं देखता हूँ कभी कभी आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, ये फेसबुक के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं देखता हूँ जी कि तमाम पढ़े लिखे युवा जो है तमाम प्रकार के क्राइम में शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार इस पे विचार करे, क्योंकि जब युवा अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे तो क्राइम भी कम होगा और देश का विकास भी बहुत होगा। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान सबसे, और खास करके उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है, युवा शक्ति हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा है, और मैं देखता हूँ हमारे प्रदेश के तमाम बच्चे सब पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों को, दूसरे देश को जा रहे हैं। मेरे क्षेत्र के तमाम नौजवान हैं अरब देशों में नौकरी कर रहे हैं। अभी मेरे क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत है, मैं एक न्योते में गया तो मैंने उनसे पूछा तो पता लगा उनके बच्चे इजराइल गए हुए नौकरी करने। तो मैंने पूछा अब बताइए, अगर यहाँ रोजगार मिल जाए कोई ऐसे देशों में क्यों जाएगा, इजराइल जैसे देशों में क्यों जाएगा? वो राजमिस्त्री हैं, वहां जाके बताओ इजराइल में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, और अगर युवा आगे बढ़ेगा तो देश ऑटोमेटिक उन्नति करेगा, प्रोग्रेस करेगा। जी, जब छात्र राजनीति होती थी विश्वविद्यालय में या किसी विद्यालय में छात्र राजनीति होती थी, तो युवाओं को आगे आने का कहीं ना कहीं एक स्टैंड मिल जाता था। क्या जब आप, अभी तो छात्र संघ चुनाव बंद है, जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो क्या आप इसके लिए मांग करेंगे? देखिए, मेरे नेता चाहे स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी रहे हो और चाहे हमारे
पार्टी के संरक्षक और नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं जी और चाहे इस समय के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी आप कभी देख लीजिए, उन्होंने नौजवानों के लिए अगर वो कोई भी किसी भी इवन मैं तो कहता हूँ किसी दल का कोई चला जाता है जी तो उसकी मदद कर देते हैं। और अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है, क्योंकि शायद मुझे जहां तक जानकारी है कहीं ना कहीं उसमें शायद हाईकोर्ट का डायरेक्शन था, जी नहीं तो जो 12-17 की सरकार थी तो ही छात्र संघ बहाल हो जाता। और ये क्योंकि जहाँ पे न्यायपालिका का हस्तक्षेप हो जाता तो वहाँ सरकारें जी जी कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस करती हैं और वो शायद उसमें दखल नहीं कर पाती हैं। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि तमाम बड़े बड़े लीडर्स, चाहे इस समय जो डीसीएम है, जी डिप्टी सीएम जी जी ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे हमारे राजा भैया को ले लीजिए, हमारे इस समय नेता हैं, जी और तमाम और हमारी पार्टी में तमाम है छात्र राजनीति से आए, चाहे पवन पांडे जी को ले लीजिए, हमारी पार्टी में मंत्री रहे, जी हमारी पार्टी हमारे जनपद के बड़े नेता हैं आदरणीय अरविंद सिंह गोप जी को ले लीजिए, छात्र राजनीति से हैं। आप हमारी पार्टी के एमएलसी रहे राजपाल कश्यप जी को ले लीजिए, जी अभी आपकी पार्टी है, सॉरी बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी में जो इस समय एमएलसी हैं आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, जी तमाम मतलब अगर मैं गिनाने लगूं हाँ, छात्र तो राजनीति सब से छात्र बड़े राजनीति से चेहरे आया, खास करके लखनऊ विश्वविद्यालय, कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आया, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आया, सब कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से। और क्योंकि छात्र राजनीति ऐसा कदम होता है वहां पे गरीब से गरीब घर के बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस, अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल जाता है। तो मैं चाहूंगा कि, और छात्र राजनीति की शुरुआत होती है आंदोलन से, जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है मुझे लगता है चाहे किसी प्रकार का कोई अच्छा भी आंदोलन हो उसको कुचलने का काम किया जाता है, और जो आंदोलन करना चाहता है उसके खिलाफ उल्टे सीधे तमाम मुकदमे ऐसे लिख दिए जाते हैं। तो चाह के भी कोई मतलब आंदोलन तो करना चाहते हैं लेकिन ऐसी ऐसी कार्रवाई हो जाती है कि उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं आंदोलनों को, क्योंकि इस भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि आप अपनी बात को शांतिपूर्ण का आंदोलन से आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप बता दीजिए कि क्या आंदोलन को करने की क्या छूट दी गई है? अगर कोई आंदोलन करना चाहता है उसके खिलाफ उल्टी सीधी कार्रवाइयां हो जाती हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा, क्योंकि सरकार कोई स्थायी नहीं होती है। मैं चाहता हूं मैं विधायक बना तो मैं अच्छा काम करूं ताकि आने वाले वक्त में लोग हमें प्यार से, सम्मान से, अच्छी नजरों से हमको देखें। मेरा मकसद यही मैं सरकार से भी अपेक्षा करता हूं कि बेहतर काम करके जाएं, कि पुराने, जैसे मैं तो जहां तक मैं देखता हूं, मैं तो छोटा था, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, सब लोगों ने बहुत बेहतर काम किया। जो ये तमाम तमाम जो बड़े बड़े नेशनल हाईवेज बने हैं, जी जी ये अटल जी की देन थी शायद उस टाइम, जी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो अच्छी सरकारें, राजनाथ सिंह जी ने अच्छा काम किया, जी लेकिन अब वही चीज है कि तमाम ऐसे हैं कि अब मैं क्या बताऊं, लगता है कि उनको कभी हटने नहीं है। जी विधायक जी, 2027 का अगला विधानसभा चुनाव है। 2027 अब बहुत दूर नहीं है, तो आप अपनी विधानसभा में कितने विश्वास के साथ जनता के बीच में जाएंगे, किन वादों को लेके जाएंगे 2027 में, और 2027 के लिए क्या तैयारी चल रही है? देखिए, मेरा सबसे जो मजबूत कड़ी हमारे और हमारी पार्टी के बीच में हमारा बूथ और हमारे जो लोकल जो ग्राम पंचायत के जो हमारे साथी हैं, जी मैं जब से विधायक बना हूं शायद मैंने उनकी, जो हर प्रधान की, हर सेक्टर और बूथ वाले की उम्मीद होती कि विधायक जी उसके गांव का, उसके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करें। लेकिन क्योंकि जो हमारी पार्टी और हमारे जो समर्थक हैं, जो पार्टी में विश्वास रखते हैं, उनको पता है कि इस समय सरकार कैसी है और कैसा भेदभावपूर्ण रवैया हम लोगों के साथ अपनाया जा रहा है। और हमारी जो सरकारें रही, हमारी जनता, सम्मानित जनता जानती है जब पार्टी की सरकार होती है तो हम लोग जो जरूरी विकास कार्य होते हैं उनको कराने में कभी मायूसी हाथ नहीं लगती। अगर हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या नेताजी रहे हैं, उनको अगर जरूरी काम कह दिया गया तो तत्काल हो जाता था। अब तो मैं देखता हूँ पत्र लिखते रहते हो ही नहीं पाता है। हमारे जो बूथ के जो मजबूत कड़ी है, मैंने उनसे कुछ वादे किए थे, मैंने पूरा किया है जी और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ, हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, और समाजवादी, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे स्नेह प्राप्त है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। भविष्य में जब 27 में चुनाव होगा उस टाइम यही मुद्दा रहेगा कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में,
समाजवादी पार्टी की सरकार लाई जाए, तभी जाके मैं समझता हूँ। भाई देखिए 2 बार फुल प्लेस गवर्नमेंट रही है। जी अब वो बता दीजिए, वो संविदा और ठेके की नौकरी को, ठेके के काम को रोजगार बता रहे, नौकरी बता रहे, तो मैं क्या कहूं आपसे। भाई जब आप ठेके की नौकरी को आप नौकरी बता रहे ठेके के काम को, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं होगी। वो सिर्फ अपने आंकड़ों में फंसाने का काम करते हैं। अच्छा है क्या, अगर वो सही को एक्सेप्ट कर लें तो स्वतः सही हो जाएंगे, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनको सिर्फ आपसी भाईचारे सौहार्द को बिगाड़ के उनको तमाम क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वोट मिल जाता है, तो सोचते हैं आम जनमानस की भावनाओं। अच्छा आप बता दीजिए, एक मैं बात कर लूं, जी जी आपके जनपद जी और ये जो हमारा घाघरा नदी का पुल जी कितने दिनों से जर्जर है, आप बताइए। बहुत दिनों से। मैं तो जबकि बाराबंकी का विधायक हूँ, मेरी पीड़ा है कि वो पुल सही होना चाहिए। मैंने लिखा, मैंने क्वेश्चन भी किया, अब कितने दिनों बनेगा, ये तो तत्काल बनना चाहिए ना, कई जनपदों को जोड़ता। और मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो खुद उसी क्षेत्र से आते हैं। भाई हम, मुझे जहां तक जानकारी है, कहीं ना कहीं वो जो हमारी माता पाटेश्वरी देवी का मंदिर, उस पीठ से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। उधर का जो गोरखपुर का जैसे श्रावस्ती हो गया, तमाम जनपद हो गए, और देवी पाटन मंडल में भारतीय जनता पार्टी को अभी सफलता भी मिली, 3-3 लोकसभा सीट जीतने का मौका मिला, तमाम विधायक आपके हैं, तो कम से कम यही आप काम कर दीजिए। ये तो हमारा, ये पार्टी, ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई काम नहीं, तो ये आम जनमानस की जो जरूरत के काम है वो आप कराइए। जनता ऑटोमेटिक, आप, मैं चाहे विपक्ष हूं तब भी मैं बढ़िया ही करूंगा, जी आप अच्छा काम तो करिए। विधायक जी, आपसे अभी तक जो चर्चा हुई बहुत अच्छी रही। अब हम चलते हैं अपने अगले राउंड की ओर, जो रैपिड फायर राउंड है। सबसे पहले तो हम व्यवसायिक शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आपने पूछा, जी कहीं ना कहीं जब हम लोग पढ़ते थे तो खास करके जो गरीब बच्चे थे, जिनको खास करके जो एजुकेशन में मदद मिलनी चाहिए थी, खास करके जो स्कॉलर मिलता था, जी तो उस टाइम में था कि आप कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइए और आय प्रमाण पत्र लेके जाइए, किसी भी व्यवसायिक एजुकेशन में, चाहे बीटेक करना हो, चाहे एलएलबी करनी हो, चाहे एमबीए करना हो, बीबीए, कोई भी कोर्स करना हो, तो आपको आसानी से 0 फीस पे एडमिशन हो जाता था। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके गार्जियन इस लायक नहीं कि आपको, तो आप पढ़ सकते थे। लेकिन ये कुछ दिनों से, 2020 से शायद, ये इसमें परिवर्तन किया गया कानून में, और एक गाइडलाइन बना दी गई कि वो कोई भी स्टूडेंट व्यवसायिक एजुकेशन में स्कॉलरशिप पाने के लिए पहली योग्यता होनी चाहिए उसकी कम से कम 60% नंबर होने चाहिए, जी मतलब इवन फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहिए। दूसरा, आप उस इंस्टीट्यूट की ट्यूशन फीस पहले जमा करिए, जी फिर आप उस ट्यूशन फीस को स्कॉलर फॉर्म में लगाइए, तब जाके आप उस स्कॉलर छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के योग्य होंगे। आप बता दीजिए कौन सा गरीब घर का बच्चा, उसके गार्जियन, जैसे कि एलएलबी की फीस भी है किसी कॉलेज की, कम से कम 50,000 पर ईयर जो है, 2 सेमेस्टर की 25-25 हजार रुपये फीस है। इसी तरह जो बीटेक का है कोर्स, और महंगा है। वो कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास का है। जी बीबीए का है इसी तरह एनएम जेएनएम तमाम कोर्स हैं, तमाम इस तरह की जो ट्यूशन फीस का जो प्रतिपूर्ति हो जाती थी, तमाम गरीब घर के बच्चे पढ़ लेते थे। आपने ये जो व्यवस्था कर दी कि फर्स्ट डिवीजन पास, तमाम गरीब घरों के बच्चे, उनके अंदर योग्यता है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उस टाइम एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन नहीं आ पाए। तो ये मैं चाहता हूँ कि इस पे सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। और ऐसे, मैं मंत्री से मिला था जो हमारे समाज कल्याण मंत्री, तो उन्होंने हमको एक जवाब दिया कि इसमें तमाम कॉलेज वाले लोग गड़बड़ी कर लेते थे और एक स्टूडेंट के कई जगहों पे एडमिशन होते थे। तो मैं आपसे एक बात बता दूं कि आपके पास आधार की व्यवस्था है और ऑनलाइन व्यवस्था है, तो ये जो आपने हमको जवाब दिया, जो हमारे माननीय मंत्री हैं समाज कल्याण, डॉक्टर असीम अरुण जी, जी उनके मैं जवाब से सहमत भी नहीं था। तो मैं यही चाहता हूं कि कम से कम सरकार इस पे विचार करे, क्योंकि तमाम हमारे जो युवा हैं, जो तमाम जो ऐसी हमारे क्षेत्र में, जनपद में, प्रदेश में ऐसी जो हमारे तमाम नौजवान हैं, तमाम इस तरह की शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। जैसे पुरानी व्यवस्था थी उसी को बहाल किया जाए, जिससे गरीब घरों के बच्चे जो शिक्षा से, खास करके जो व्यावसायिक एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं, या अपने आप को असहज ठगा महसूस कर रहे हो, अपनी शिक्षा को आगे नहीं कर पा रहे हैं, इस पे उनको कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
महंगी शिक्षा व्यवस्था पे लगाम लगना चाहिए, चीजें समय के हिसाब से परिवर्तित होनी चाहिए। बिल्कुल जी। विधायक जी, देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, क्या कहना चाहते हैं मोदी जी के बारे में? उनके बारे में यही कहूंगा, अगर आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा जो इतना देश को परेशान किया होगा। योगी जी प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के। योगी जी के बारे में क्या विचार हैं आपके? अब तक कोई भी शायद ऐसा मुख्यमंत्री हो जो सभी विधायकों के साथ भेदभाव करता होगा। अखिलेश जी, भारत का भविष्य, शिवपाल जी, हमारे पार्टी के क्रांतिकारी नेता। जी। समाजवादी नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो लंबी फेहरिस्ट है, बहुत लंबे नाम आते हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, पार्टी के चाणक्य। जी। आप अपने आप को 2027 में कहाँ देखते हैं? मैं अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता के लिए बेहतर काम करने का प्रयास भी करूंगा, उनके बीच में जाऊंगा। विधायक जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं चीजें सामने आई कि जो आम जनमानस की जरूरी काम है वो होने चाहिए, वो चाहे सत्ता किसी की भी हो, आम जनमानस की जरूरी चीजें नहीं रुकनी चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ में एक ऐसे नेता थे, युवा नेता थे। अभी आप हमारे साथ में सुन रहे थे एक सादा नेता, बड़ी कहानी। तो विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। और मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, किसी और नेता के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।